नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बिहार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। और हमारे साथ बने हुए हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट मनीष वत्स जी। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। बिहार में जैसे इस समय चुनाव की जो गतिविधियां हैं बहुत तेज हो गई हैं और निरंतर कोई ना कोई नई बात वार प्रतिवार चल रहा है। दलों में दल बदल हो रहा है, लोग इधर आ रहे हैं उधर जा रहे हैं और तमाम चुनावी क्यास लेकर, और सबसे बड़ी बात है कि जो टिकटार्थी हैं वो अब कमर कसकर अपनी टिकट का जुगाड़ करने में लग गए हैं। ऐसे में मनीष जी, सोशल मीडिया पर इस समय क्या क्या खबरें चर्चा में, आप बताएं जरा थोड़ा। बिहार चुनाव के संबंध में सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर जो परसों से चल रही है वो ये है कि बिहार के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे ने इस्तीफा दे दिया है, वीआरएस ले लिया है और उम्मीद जताई जा रही है और चर्चा का विषय है कि वो चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे अभी तक ये क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक खबरें चल रही है उसके हिसाब से या तो बक्सर से विधानसभा चुनाव लड़े या फिर वो वाल्मीकि नगर से लोकसभा का उपचुनाव लड़े हैं। वाल्मीकि नगर सीट बैद्यनाथ प्रसाद महतो जदयू के सांसद रहे थे, उनके निधन के बाद खाली हो गया है। हालांकि कल गुप्तेश्वर पांडे जी ने कल दिन भर में 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, 2 बार मीडिया से भी बात की और शाम में वो फेसबुक पे लाइव भी आए। फेसबुक पे लाइव आने के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से और किस परिस्थिति में इस्तीफा वीआरएस लिया। उनके अनुसार उन पर काफी दबाव हो गया था कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। मीडिया में ज्यादा खबरें चलने लगी थी और उन्होंने जैसा बताया कि जिस तरह से मुझे किसी दल विशेष से या सत्ता पक्ष से जोड़ा जा रहा था, ऐसे में मुझे डीजीपी बने रहना मेरे लिए कठिन था, क्योंकि चुनाव में फिर मेरे ऊपर पक्षपात करने का आरोप लग सकता था, इसीलिए मैंने वीआरएस लिया। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना कोई पाप तो है नहीं, कोई मैं अपराध तो करूंगा नहीं। अगर चुनाव राजनीति में जाना कोई अपराध अगर होता तो फिर ये असंवैधानिक भी नहीं है। जब देश में इतने अपराधी राजनीति में जा रहे हैं तो मैं तो एक अच्छे जिम्मेदार पद पर रहने के बाद अगर राजनीति में जाऊंगा तो कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखा कि उन्होंने बीआरएस क्यों लिया। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे के बारे में कहा जाए तो उन्होंने 2009 में भी बीआरएस लिया था, शायद उनको बक्सर से ही चुनाव लड़ना था, लेकिन आखिरी समय पे भाजपा ने वहां से लालमुनि चौबे को टिकट दे दिया तो उनका सपना अधूरा रह गया और फिर से वो अपने विभाग में फिर से उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उसके अलावा जो बड़ी खबर चल रही है उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा जो पहले एनडीए में थे, मंत्री भी थे, बाद में उन्होंने एनडीए छोड़ दिया और महागठबंधन में शामिल हो गए। खबर ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भी जीतन राम मांझी की तरह महागठबंधन छोड़ देंगे। अब वो कहाँ जाएंगे अभी तक क्लियर नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि वो एनडीए में फिर से जाएंगे या फिर वो पप्पू यादव के साथ तीसरे मोर्चे में रहेंगे, ये तो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये लगभग तय है कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन छोड़कर बाहर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से हमारे साथ भेदभाव महागठबंधन में हो रहा है, जिस तरह से टिकटों की बात अभी तक तय नहीं हो पाई है, तो उससे मतलब बेहतर है कि महागठबंधन छोड़ दिया जाए। फिर खबर चिराग पासवान की है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान अभी दिल्ली में आईसीयू में भर्ती हैं। उनका लगातार पत्र आ रहा है चिराग पासवान का कि इस कठिन समय में मैं बिहार नहीं जा सकता, मुझे पहले पिता की चिंता करनी है। वो अपने कार्यकर्ताओं को पत्र लिख रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं, आप इसको इमोशनल कार्ड खेलना कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान वाकई बिहार के लोगों अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सोच रहे हैं और इस तरह से वो
पत्र लिखकर ये जता रहे हैं कि मैं चुनाव में किस तरह से भाग ले पाऊंगा, मेरे लिए प्रचार से ज्यादा मेरे पिता महत्वपूर्ण है। जी जी बिल्कुल। रवि जी, चर्चा शुरू करते हैं जो सबसे चर्चित खबर है। वाकई जो गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, जिन्होंने अभी बिहार के डीजीपी के पद से त्यागपत्र दिया, हालांकि उन्होंने जो इसका कारण दिया है वो काफी वैलिड लगता है अगर एक तरीके से देखा जाए, लेकिन कहीं वो उनकी समझदारी भी है कि उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया है कि भाई मैं अगर डीजीपी पद पर बना रहता चुनाव के समय में और तो मुझ पर पक्षपात के आरोप लगते, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। और ये बात भी ठीक है कि चुनाव लड़ने में कोई पाप तो नहीं है, जैसा उनका कहना है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो कदम हैं, अगर किसी सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़कर अगर उनको ये लगता है कि निष्पक्षता पर उनकी संदेह किया जाता, और ये भी ठीक है कि चुनाव लड़ना कोई पाप नहीं है, लेकिन क्या ये नैतिक रूप से गलत नहीं है कि आप अभी सत्तारूढ़ जिस प्रकार से पीछे सरकार के साथ काम कर रहे थे, अब आप उसी में, और ये भी दिख ही रहा है लोगों को कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो किस दल से लड़ेंगे? देखिए, नैतिकता का जो प्रश्न है, मुझे लगता है कि व्यावहारिक रूप से अगर सोचें तो कोई डीजीपी या कोई कमिश्नर या कोई डीएम, उससे अपेक्षा ये नहीं की जाती है कि वो जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं उनके पक्ष में काम करें। किसी भी एसपी, डीएम, डीजीपी या किसी भी अधिकारी से अपेक्षा आमतौर पर संवैधानिक जो अपेक्षा है वो यही है कि वो निष्पक्ष होकर के अपनी सेवाएं जनता के कल्याण के लिए करें, गलत काम ना होने दें। तो इस तरह से अगर देखें तो ये जो आजकल हमें लगने लगता है कि जो बड़े पदों पर अधिकारी आसीन हैं, खासतौर पर डीजीपी जैसे जो पद हैं, उन पर मुख्यमंत्री की पसंद के ही आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति होती है आमतौर पर। अब ये प्रश्न उठाया जा सकता है, लेकिन मुझे वैसे नहीं लगता है कि कोई गलत चीज है, क्योंकि ऐसे उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जब राजनीति में आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा अनुभव राजनीतिक पार्टी के लोगों को टैकल करने का भी होता है, और उनका जो राज्य प्रशासन चलाने का जो अनुभव है, मुझे लगता है कि वह भी सरकार या विपक्ष में जिस भी पार्टी से आप जीतते हैं उसका जो दायित्व है उसके निर्वहन में काम आता है। अभी देखिए, मोदी सरकार ने तो कई नौकरशाहों को बहुत अहम जिम्मेदारियां दी हैं, और कोई सरकारी पद छोड़कर सियासत में जाने का गुप्तेश्वर पांडे जी का कोई नया अभूतपूर्व फैसला ऐसा भी नहीं है। हमने देखा है कि आईएएस टॉपर जम्मू कश्मीर से जो शाह फैसल थे, वो तो 1-2 साल की नौकरी के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे करके और जम्मू कश्मीर की सियासत में जाने का फैसला किया। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे लोग अगर सियासत में आते हैं तो कम से कम जो भ्रष्टाचारी लोग आ रहे हैं, जो अपराधी, राजनीति के अपराधीकरण का जो आरोप लग रहा है लगातार, कम से कम उस आरोप से तो सियासत बचेगी। तो मेरे हिसाब से तो अनुभव बहुत काम आ सकता है। ऐसे लोगों का प्रशासनिक अनुभव राजनीति की शुचिता और स्वच्छता में बहुत काम आ सकता है। जी जी जी। मनीष जी, एक छोटी सी बात जानिए, अभी देश में कृषि के लेकर किसानों के बीच में काफी हंगामा चल रहा है कि केंद्र सरकार ने जो बिल पेश किए हैं, बिल पेश क्या किए हैं, वो तो पास हो गए, जो बिल बने हैं, जो कानून बन गए हैं उनके लिए सोशल मीडिया पे उसके बारे में क्या चल रहा है कि किस तरीके से बिहार, क्योंकि अब ये भी एक अहम मुद्दा हो सकता है चुनाव में। जी, कृषि बिल की जहां तक बात है तो मुझे लगता है, और सोशल मीडिया पे जो चर्चा है उसके हिसाब से बिहार में कोई इस पर बिहार चुनाव पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने जा रहा, क्योंकि जो कानून केंद्र सरकार ने अभी खत्म किया है वो कानून बिहार सरकार ने 2006 में ही खत्म कर दिया था। तो ऐसे में इस कानून को बिहार में खत्म हुए 14 साल हो गए हैं, वैसे कानून को अगर केंद्र सरकार आज खत्म कर रही है तो बिहार के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा आप भी सोच सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक बात है मंडियों की, तो बिहार में हरियाणा पंजाब जैसी मंडियां नहीं है जिसके लिए किसान सड़क पे आंदोलन, किसान को ऐसे भी यहाँ जो फसलें या तो खुद से बेचना है या फिर व्यापारियों के माध्यम से बेचते थे, लोकल व्यापारी उनसे खरीदते थे फसल, या फिर पैक्स के माध्यम से फसल की खरीदारी होती थी। तो
जहां तक और बात है, बिहार के लोग किसान जो समझ रहे हैं इस पर, उनके लिए फायदेमंद ही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका बिहार चुनाव में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन मनीष, अभी देखने में आया कि पप्पू यादव ने इसकी मांग को उठाते हुए इस बिल के विरोध में 25 तारीख को जो विपक्ष का कुछ कार्यक्रम है उसमें सहभागिता की बात की है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिरे से नकार सकते हैं इसको। पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, सब लोग इस विषय को आंदोलन खड़ा करने के मूड में है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है जो जमीनी हालात हैं, वैसे में बिहार के लोग और बिहार के किसान इनको बहुत ज्यादा इस मुद्दे पे भाव देने वाले नहीं है। कहीं भी किसी भी तरह की बात नहीं उठ रही है, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे उसी समय उन्होंने कानून खत्म कर दिया था बिहार में। तो कुछ है ही नहीं। अगर 14 साल बाद कोई इस मुद्दा को उठाता है तो 14 साल तक तो 14 साल के पहले बीच में 2-2.5 साल तेजस्वी यादव भी सरकार में शामिल रहे थे, तो उस समय उन्होंने इस कानून को दोबारा से खत्म करके पुराना वाला कानून क्यों नहीं लागू किया था? लोग समझदार हैं, इस चीज समझते हैं। जी रवि जी, लेकिन मनीष ने जो जान जी हाँ, मैं जरा मनीष से पूछना चाह रहा हूँ कि जो 3 नए कानून कृषि को लेकर, कृषि उत्पाद बिल 2020, कृषि अनुबंध बिल 2020 और एक तीसरा कानून जो पास किया है, तो कानून खत्म करने वाली जो बात वो कह रहे हैं, जरा थोड़ा सा विस्तार से उसे समझाएं। कौन सा कानून खत्म किया है? क्योंकि केंद्र में कोई कानून खत्म होने वाली बात नहीं है, एक नया। हाँ, बिहार सरकार ने 2006 में एक विधेयक लाया था बिहार विधानसभा में, जिसके तहत जो अभी केंद्र सरकार ने जो कानून लाया है कृषि विधेयक, कृषि को लेकर, उसमें परिवर्तन, जिस तरह के परिवर्तन अभी केंद्र सरकार ने किए हैं उसी तरह के कुछ परिवर्तन बिहार सरकार ने 2006 में किया था। और इसके लिए जो बीच में बिचौलियों की बात थी या फिर जो इस तरह की बात थी कि मतलब किसान खुद से अपने अनाज को राज्य में कहीं भी बेच सकते हैं, तो इस तरह का किसानों को जो हक है वो बिहार सरकार ने 2006 में ही दे दिया था। और अभी केंद्र सरकार ने उसी कानून में कुछ और परिवर्तन करके जो विधेयक संसद में पास किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मतलब इस कानून को, मतलब जो पुराना कानून था उसको चेंज करके, मतलब खत्म नहीं करके, चेंज करके, बदलाव करके बिहार सरकार ने इस पर पहले ही कदम उठाए थे। और इस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बिहार ने तो इस चीज को पहले से ही मान लिया है। बिहार प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में संबोधन भी किया था। जी रवि जी, मैं ना इस विषय में थोड़ी सी बात ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से देश में विपक्ष आम जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, जैसे हमने देखा सीए एनआरसी वाले मुद्दे पर भी जब नागरिकता जाने की बात नहीं थी तब भी उन्होंने एक ऐसे आंदोलन को समर्थन दिया जिसका खामियाजा बाद में लोगों ने भुगता, खासतौर से दिल्ली में दंगे हुए उसके बाद, और एक जो सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द है उस पर चोट पहुंची। और ऐसे ही जैसे तेजस्वी हैं और पप्पू यादव हैं, जिस बात को जो चीज नहीं है, क्योंकि जो लोगों की शायद जानकारी में ना हो, ये जो किसान है उनको तो पता है ये बात, लेकिन आम जनता को कहीं ना कहीं ये बताना कि किसान प्रताड़ित हो रहे हैं, और फिर एक तरीके से देखा जाए तो झूठ का नैरेटिव खड़ा करना। अगर ये कानून जो पहले बने हुए थे अगर ये इतने ही अच्छे थे, तो जो महाराष्ट्र या पंजाब या हरियाणा जहां इसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, वहां किसानों की इससे पहले क्या स्थिति थी? और अब अगर जिस प्रकार से विपक्ष फिर से एक झूठ का नैरेटिव कर रहा है और सड़क पे किसानों को लेकर आ रहा है, जिससे नुकसान दोनों का ही है, किसानों का भी और आम जनता का, ये झूठ का नैरेटिव कब तक चलेगा इस देश की राजनीति? देखिए, झूठ का नैरेटिव बिल्कुल नहीं चलता है। काट की हांडी 2 बार नहीं चढ़ सकती है, बहुत पुराना मुहावरा है, आज का मुहावरा नहीं है। झूठ का नैरेटिव बनाने का प्रयास तभी किया जाता है जब आपकी बात में कोई तर्क ना हो, तथ्य ना हो, कुछ सार ना हो, तब आप एक कुतर्क करने लगते हैं और झूठ का नैरेटिव खड़ा करने लगते हैं। लेकिन एक मुहावरा मुझे और याद आ रहा है, थोथा चना बाजे घना। तो सारहीन जो तथ्य है, तथ्यहीनता जो है, सारहीनता जो है, वो फिर चीख कर, चिल्ला कर, ड्रामा करके, नाटक करके इस तरीके के प्रयास किए जाते हैं। देखिए, जो हरियाणा और पंजाब में मुझे लगता है कि जो किसान इन बिलों के पक्ष में नहीं भी होंगे, तो उसकी वजह मुझे लगता है
जो सियासत की वजह, सियासी विरोध की वजह जो है, वहां पर आढ़तियों का बहुत मजबूत तंत्र है। जो मंडियों का बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों में वो बहुत सशक्त है। मंडियों का जो संजाल है, जाल है, वो बहुत ज्यादा मजबूत वहां पे है। और इसलिए अगर ये नई व्यवस्था हो जाती है तो मंडियों के तंत्र को काफी नुकसान पहुंचेगा, और खास तौर पर जो बिचौलिया जो वर्ग है, जो आढ़ती वर्ग है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और यही वजह है कि वहां जी पर हमें सियासी विरोध की आवाजें ज्यादा ले, तेज दिखाई दे रही है। पूरे देश में इस तरह का कहीं कोई विरोध नजर आ नहीं रहा है। मैं लेकिन रवि जी, इसमें एक बात और भी है कि जो आड़तियों का जो एक जाल सा फैला हुआ है, जिनके हाथ में ये कारोबार है, इसकी कमान भी एक दो बड़े राजनेताओं के परिवारों के हाथ में है। तकलीफ शायद वहां है। तकलीफ बिल्कुल वही है, और यही वजह है कि शिरोमणि अकाली दल जो इतना पुराना एलाई है बीजेपी का, उसने मंत्री पद तक छोड़ने का फैसला कर लिया। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी हरसिमरत कौर, तो वो उन्होंने इस्तीफा भी दिया, लेकिन अभी एनडीए गठबंधन नहीं छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं वो पार्टियां ये तो समझ रही हैं कि ये जो कानून है बीजेपी के लिए और देश के लिए, मैं कहूंगा कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर वाकई ई विपणन पूरी तरह से पूरे देश में पूरी सक्षमता के साथ अगर चालू हो जाए, तो किसानों की स्थिति बहुत हद तक सुधार आ सकता है। आप देखिए, जब राजीव गांधी दुर्घटनावश प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने जब कंप्यूटरीकरण शुरू किया था, तब पूरे देश में उनके इस कदम का खुलकर विरोध हुआ था, और ये कहा जा रहा था कि इससे बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ जाएगी, एक कंप्यूटर 6 आदमियों का 10 आदमियों का काम करने लग जाएगा। लेकिन आज स्थिति क्या है, आप देखिए, आज अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो आपको कोई भी छोटा मोटा रोजगार भी, ढंग का रोजगार जो है वो मिलने की संभावना नहीं बनती है। तो इसी तरीके से अगर किसान अपना माल इंटरनेट के जरिए, उत्तर प्रदेश का किसान, अगर उत्तर प्रदेश का किसान कहीं आगरा का, कहीं एटा का, कहीं इटावा का किसान अगर तेलंगाना की किसी मंडी में अपने माल का उचित दाम पर सौदा करता है, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा फायदा उसको पहुंचेगा। और दूसरी चीज ये है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जो नरेंद्र मोदी सरकार का वादा था, उस दिशा में भी ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और ऐसा नहीं है कि केवल बिल बना दिया गया है, धरातल पर भी हम देखें तो पिछले दिनों में किसान ट्रेन चलाने का सिलसिला सरकार ने शुरू किया है, जिसमें रेफ्रिजरेशन वगैरह की सबकी सुविधाएं हैं। तो माल ढुलाई की तरफ भी ध्यान है, किसानों को उनके माल की उचित कीमत मिले, इस पर भी ध्यान है। प्राइवेट से किसानों के लिए खुला बाजार खोल देना, ये एक बहुत बड़ा फैसला है, और यकीनन इसका लाभ छोटे मझोले किसानों को जरूर मिलेगा। ये आशंका बेबुनियाद है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। एमएसपी 1966 में लागू किया गया कानून था। 1966 से जो व्यवस्था चली आ रही है अब तक खत्म नहीं हुई। केंद्र सरकार लगातार ये कहती चली आ रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, बल्कि खरीफ की फसल के लिए एमएसपी अभी परसों नरसों मोदी सरकार ने बढ़ाया है। तो ऐसे कुतर्क किसानों को देकर भरमाने का प्रयास किया जा रहा है। और बिहार में जो आप कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, तो वो ठीक है, विपक्ष की एकता के नाम पर 25 तारीख को जो आंदोलन बुलाया है विपक्ष ने, उसमें वो शामिल होंगे प्रतीकात्मक तौर पर। देखने की बात रवि जी ये है कि कपिल सिब्बल संसद में इसी एमएसपी को खत्म, इसी मंडी व्यवस्था के खिलाफ अपना भाषण दे चुके हैं। कांग्रेस की ये 2019 के घोषणा पत्र में भी ये था कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो ये सब चीजें व्यवस्था खत्म करेंगे, दलाल और बिचौलियों को खत्म करेंगे। लेकिन क्या, चलिए, राजनीति सहूलियत के हिसाब से होती है, उसमें आम जनता से उन्हें क्या, देश से उन्हें क्या, ये एक तरीके से सिद्ध हो रहा। और इस पूरे प्रकरण में देश ने जो देखा कि किस प्रकार से राज्यसभा में के आसन तक लोग पहुंच गए, और संजय सिंह, और पहली बार लगा कि उच्च सदन, जहां पर ये माना जाता था कि पढ़े लिखे काबिल सुसंस्कृत लोग आते हैं, क्योंकि वो चुने जाते हैं जिम्मेदारी के साथ, राजनीतिक दल उन्हें जिम्मेदारी के साथ चुनता है, भावनाओं के साथ। जैसे लोकसभा का चुनाव तो कोई भी लड़के जीत सकता है जिसके साथ भावना है, जिसके साथ ताकत हो, लेकिन राज्यसभा की हमारे देश में एक
ये थी कि गरिमा बनी हुई थी, तो उस गरिमा को भी इस देश ने तार तार होते हुए देखा कि किस प्रकार से खुले आम गुंडागर्दी हुई और 8 सांसद वहां से निलंबित भी हुए। इस तरीके का भी एक दृश्य देखने में आया। दूसरा एक बड़ी जो एक अहम बात चल रही है कि चिराग पासवान कहाँ जाएंगे। एलजेपी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष है मोहम्मद आसिफ, उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान हो सकता है विधानसभा चुनाव लड़ें। हालांकि चिराग पासवान ने एक भावुक चिट्ठी कार्यकर्ताओं के लिए लिखी है, क्योंकि रामविलास पासवान जी की तबीयत ठीक नहीं है और वो उनके साथ उस समय है। लेकिन मोहम्मद आसिफ ने ये कहा है कि हो सकता है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़े और 143 सीटों पे जो चुनाव लड़ने की बात है वो भी ठीक हो। और जो अभी तक तेवर रहे हैं चिराग पासवान के, तो उसके हिसाब से लगता है कि ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। रवि जी, क्या संभव है कि अगर रामविलास पासवान जी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो चिराग पासवान शायद अपना निर्णय बदल के जो एनडीए है उसी में लड़े, या फिर वो सड़क पर उतरे और विधानसभा का चुनाव भी लड़े? ऐसा संभव है क्या? देखिए, जहां तक ये प्रश्न है उसमें अगर आप पूरे घटनाक्रम पर गौर करेंगे तो ये देखेंगे कि एलजेपी के सारे पॉलिटिकल फैसले चिराग पासवान ही ले रहे हैं। और रामविलास पासवान का एक बहुत स्पष्ट सा बयान भी आया था कि वे अपने पुत्र के चिराग पासवान के किसी भी फैसले को बिल्कुल मानने के लिए बाध्य हैं, मानेंगे पार्टी अध्यक्ष के तौर पर। तो जब पिता ने अपने आप को खुद ही विरासत पूरी तरह से पुत्र को सौंप दी है और पिता नेपथ्य में जाने की एक तरह से घोषणा कर चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उनके अस्वस्थ, देखिए पारिवारिक माहौल, पारिवारिक जो मसले होते हैं उनमें ठीक है, पिता अगर की सेहत खराब है तो पुत्र उतना सक्रिय रूप से फिलहाल दिल्ली से बाहर जाने की नहीं सोच रहे होंगे। लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद अगर रामविलास पासवान का स्वास्थ्य और ज्यादा खराब होता है, ईश्वर करे ना हो, वो स्वस्थ होकर के सरकार चलाएं, ऐसी ही हम दुआ करेंगे। लेकिन अगर उनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब होता भी है तो मुझे लगता है कि एलजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ बिहार में इस बार चुनाव लड़ेगी, और लड़ना भी चाहिए। एक पॉलिटिकल संगठन है और इस बार एलजेपी के लिए मौका है, मुझे लगता है कि मौका है। अगर 143 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के खिलाफ वो उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। चुनाव नतीजे अंतिम तौर पर जो भी रहें, चुनाव के बाद की क्या व्यवस्था होती है, सरकार कौन बनाएगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये एक अलग गणित है। लेकिन अगर एलजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो यकीनन एलजेपी को फायदा, सियासी फायदा मुझे लगता है कि आज के हालात में जरूर पहुंचेगा। और रामविलास पासवान अगर अस्वस्थ रहते हैं तो इसकी थोड़ी बहुत एक सहानुभूति का लाभ भी उनकी पार्टी को मिलेगा, ऐसा लगता है। मौजूदा जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी है, उसके हिसाब से जो चल रहा है उसमें भाजपा ने एलजेपी को 25 सीटों का ऑफर दिया है, जो कि चिराग पासवान को कतई नामंजूर है। तो इसके चलते ये देखना दिलचस्प होगा, अगर 143 सीटों पे लोजपा लड़ती है, और ये चिराग पासवान स्पष्ट कर चुके हैं उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, उनका विरोध जेडीयू से है, नीतीश से है, तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां पर उनको जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा से 25 सीटें लेके गठबंधन में बने रहकर 143 सीटें लड़ते हैं, या बिल्कुल गठबंधन से अलग हो जाते हैं तो 143 सीटें लड़ते हैं। और फिर ये भी देखना दिलचस्प है कि शायद जेडीयू 143 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेगी, उसके हिस्से में लगभग 110 के आसपास की सीटों का एक जो आकलन बन रहा है, 100-110 के बीच जो सीटें आएंगी, और उसमें से भी वो फिर अपने अलाइंस को सीटें वो देगी। तो जो एक ये व्यवस्था बन रही है, तो उसमें भी देखना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोजपा इस बार एनडीए के बिल्कुल खिलाफ चुनाव लड़े।
रामविलास पासवान जी की तबीयत ठीक नहीं है। हम ये दुआ करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों, क्योंकि रामविलास पासवान इस देश की उस पीढ़ी के नेता हैं जो अब देखने में धीरे धीरे वो अब दृष्टि ओझल हो रही है। तो हम चाहते हैं कि रामविलास पासवान एक कद्दावर नेता हैं, वो बिहार की राजनीति में बने रहें और बिहार की जनता को भी एक दिलचस्प चुनावी नेतृत्व चुनने में मजा आए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव संभवतः जेल में होने के कारण इस बार चुनावी समर में दिखाई नहीं देंगे। अगर रामविलास पासवान जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो वो भी मोर्चे पे नहीं होंगे। तो एक मजा बनता है चुनाव में कद्दावर नेताओं को, और फिर कहीं ना कहीं वो बिल्कुल जो आरजेडी की एक सोच बनी है, नई युवा चेहरा, नया नेतृत्व वाला जो उन्होंने एक फिलॉसफी दी है, तो फिर युवाओं के बीच में एक जंग होती हुई दिखाई देगी और नीतीश ही फिर उसमें एक आउट ऑफ बॉक्स दिखाई देंगे, क्योंकि फिर चिराग हैं, फिर चिराग हैं, इधर तेजस्वी हैं, तेज प्रताप हैं, पुष्पम प्रियम हैं, तो एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। तो बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बातों पर हम लोग नजर बनाए रखेंगे। अगर आपके पास भी है कोई खबर, कुछ कहना चाहते हैं, किसी बात पर चर्चा करना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और अगर कुछ चुने हुए लोगों को हम मौका भी दे सकते हैं इस डिस्कशन में अपनी बात रखने का, अपने विचार रखने का। तो देर किस बात की, आप अपना मेल हमें टाइप करके भेजिए, अपना सवाल हमें टाइप करके भेजिए biharupdate@gmail.com पर। आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ऐप से, बिहार अपडेट के, और उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। रवि जी, आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मनीष जी, आपका भी धन्यवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद।